ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सॉइल साइंस तो चलो हमने समझ ली, लेकिन सॉइल क्या होती है? अब इसको भी समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल आखिरकार है क्या, किस चीज का नाम सॉइल है। आमतौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर जो है वो मैं आपको, बहुत जरूरी है बताना कि हम जो हर जगह पर एक जमीन देखते हैं उसको हम सॉइल नहीं कह सकते। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होती है लैंड जिसको भी हम जमीन बोलते हैं, एक होती है अर्थ जिसको भी हम जमीन बोलते हैं, और एक होती है सॉइल जिसको भी हम जमीन ही बोल रहे होते हैं। तो अंग्रेज कोई पागल नहीं थे कि उन लोगों ने जो है वो एक ही चीज के लिए जो है वो तीन टर्म्स जो है वो अलग अलग से जो है वो बना दिए कि हाँ भाई ठीक है चलो, सबकी मीनिंग एक है। कॉमनली अगर आप देखें इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इनकी मीनिंग एक है, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि अर्थ देखें एक पूरा प्लेनेट है जिसके ऊपर हम सारे रहते हैं। अर्थ इज अ कंप्लीट प्लेनेट जिसके ऊपर जो है वो लाइफ को जो है वो पाया गया है। अब वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ। अब अर्थ को अगर हम देखेंगे तो अर्थ के तीन हिस्से जो है वो पानी से कवर्ड है, और एक हिस्सा ऐसा है जो खुश्क इलाका माना जाता है या जहाँ पर ड्राइनेस आपको मिलती है। और इस अर्थ का वो हिस्सा जो पानी से कवर्ड नहीं है या जो खुश्की है, जहाँ पर ये सारी चीजें आप दुनिया में देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली लैंड। अब वो लैंड मुख्तस नहीं है। आपने लैंड के ऊपर रोड भी बनाया हुआ है, आपने लैंड के ऊपर बिल्डिंग भी खड़ी की है, आपने लैंड के ऊपर घर भी बनाया हुआ है। तो ये होती है लैंड, कि जमीन का वो हिस्सा जहां पर खुश्की हो और वो किसी इस्तेमाल में आ रहा हो। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ लैंड। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो लैंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जिसकी कोई वैल्यू हो। मिसाल के तौर पे वो जगह आपका घर हो सकती है, आ, कोई स्कूल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। सो इसको हम कहते हैं लैंड। अब लैंड के देखें बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, आप उस पे घर भी बना सकते हैं, उसके ऊपर रोड भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हैं। उसी के ऊपर जो है वो आप एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस लैंड का वो हिस्सा जहां पर आपने एग्रीकल्चर परफॉर्म करना हो, या जहां पर आप पौधे उगा रहे हो, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉइल। उसको हम कहते हैं कि भाई साइंटिफिकली ये सॉइल है। तो सॉइल का मैंने आपको पहले भी सॉइल साइंस में भी बताया कि सॉइल का बेसिक ताल्लुक सिर्फ प्लांट से है, और वहां पर जो कल्टीवेशन हो रही है उसी से है। अर्थ एक पूरा प्लेनेट है जिसके तीन हिस्से जो है वो पानी से कवर्ड है, एक हिस्सा खुश्की का है, खुश्की वाले हिस्से को हम कहते हैं लैंड। अब उस लैंड पर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, घर भी बनाए सकते हैं, रोड भी बनाए जा सकते हैं, स्कूल भी बनाए जा सकते हैं। और वहां पर ही आप एग्रीकल्चर देखें, एग्रीकल्चर हम समंदर में तो जाके नहीं कर रहे, या फिर हम दरिया में जाके तो नहीं कर रहे, हम वो खुश्की वाली जगह पर ही कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को अलग अलग करने के लिए फिर ये एक टर्म निकलता है जिसको हम कहते हैं सॉइल। तो सॉइल बेसिकली अर्थ का वो हिस्सा या वो सरफेस की जगह जहां पर आप प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकें, क्रॉप्स को जो है वो ग्रो कर सकें, उसको स्पेसिफिकली कहा जाता है सॉइल। तो सबसे जो पहली बात यहाँ पर आती है वो ये आती है कि सॉइल इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन कुदरती ज़खायर से नवाजा है, एक पानी, एक हवा, और तीसरी जमीन। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, इन तीनों जखायरों के अलावा उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर से जो है वो पेट्रोल बहुत ज्यादा निकलता है या नहीं निकलता। सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल बहुत ज्यादा है, साउथ अफ्रीका के अंदर डायमंड्स बहुत ज्यादा है, गल्फ कंट्रीज के अंदर सोना बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीजें निकलती कहाँ से? जमीन से निकलती हैं। तो ये जमीन की प्रॉपर्टी है। That's why we call soil as a basic natural resource। जमीन अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक कुदरती ज़खायर में से एक अनमोल तोहफा है, जिसकी कोई अल्टरनेटिव या कोई जो है वो इसका सानी नहीं है। कि जिस भी बंदे के पास है, जिस भी कौम के पास एक ज़मीन है, वो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
अब सॉइल की अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो इसकी भी सॉइल साइंस की तरह बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो कॉमनली हम पढ़ा रहे होते हैं वो ये है कि द अपर लूज लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पर देखें, अर्थ का नाम आएगा क्योंकि ये अर्थ से ही जुड़ी हुई है। अर्थ अलग है, सॉइल अलग है, ऐसे नहीं है। द अपर लूज लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जमीन की सतह का ऊपर वाला वो हल्का सा हिस्सा या हल्की सी लेयर। अब इसके देखें डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। पहले तो आप ये समझें कि सॉइल जो है वो अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला लूज लेयर है, पहली बात। दूसरे कंपोनेंट में ये क्या कहता है, दैट सर्व एज द नेचुरल मीडियम, जो कि काम आता है या जो कि काम करता है एज अ नेचुरल मीडियम, कुदरती वे है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अब अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा जो कि लूज हो, ढीला हो, पतला हो, हल्का हो, जो कि कुदरती तौर पर एज ए नेचुरल मीडियम इस्तेमाल हो रहा है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, इसको कहा जाता है सॉइल। सॉइल इज द अपर लूज लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट which serves as the natural medium। अब नेचुरल मीडियम का मतलब ये है कि कुदरती मीडियम है ये, इसको किसी ने हाथ से नहीं बनाया। नेचुरल मीडियम, मीडियम्स बहुत सारे हैं। आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स का दौर आ गया है। आपने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों में पढ़ा होगा कि भाई आप घर की छत के ऊपर भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, गमले में पौधे लगा लें, हाइड्रोपोनिक्स में लगा लें, कंटेनर में पानी भर लें, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल लें, उसमें बीज डाल दें, ट्रेस में लगा दें, हो सकता है। ये पार्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा काम है। आप अपने घर की ज़रूरत इस तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पॉपुलेशन की इस तरीके से जो है वो पूराई करना इज नॉट पॉसिबल। सो जमीन बेसिकली, सॉइल इज द बेसिक अपर लूज लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जमीन की सतह के बहुत सारे लेयर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऊपर से जब हम जमीन को जो है वो डिग कर रहे होते हैं या उसको खोद रहे होते हैं तो ऊपर वाली जो जमीन है वो थोड़ी पतली होती है, मिट्टी जो है वो इतनी सख्त नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको जमीन जो है वो सख्त होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इसी वजह से है कि भाई, इसी वजह से तो हम कहते हैं कि भाई अपर लूज लेयर, ऊपर वाली जो नरम सी जो लेयर है या जो हल्की सी या ढीली सी जो लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जो कुदरती तौर पर एज अ मीडियम यूज होती है ताकि आप उसमें पौधे लगा सकें और उन पौधों की ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो, तो इसको हम कहते हैं सॉइल। सॉइल्स आर नोन टू बी इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रोडक्शन। अभी एक जो है वो स्लोगन, कुछ जो है वो महीने पहले जब वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा था, तो वहां पर जो है वो एक स्लोगन यूज किया गया था, नो सॉइल नो अस। ठीक है, कि अगर जमीनें नहीं है तो इंसान भी नहीं है। वो इंसान इसी वजह से नहीं है कि जब जमीन नहीं होगी तो आप फसल कहाँ पर लगाएंगे और खाएंगे पिएंगे क्या। इंसान हवा और पानी पे जिंदा नहीं रह सकता, उसको अपनी नशोनमा के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड वेब में अगर आप देखेंगे, जो खाने का जाल है उसमें सॉइल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर हम जो है वो प्लांट्स नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, जानवर खाएंगे। तो बेटा जानवर भी तो घास खाएगा, उन जानवरों का घास कहाँ से लाओगे, फिर आपको सॉइल चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट ना हो या जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये जो है यही रहेगा। तो एक साइंसदान ने ये कहा था, या एक जो इकोनॉमिस्ट था उसने ये कहा था कि द वाइज यूज ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, जमीन के जो कुदरती जखायर हैं उनका अक्लमंदी के तौर पे अगर कोई इस्तेमाल करे तो एक गरीब मुल्क या एक गरीब जो मुआशरा है वो एक जो है वो तरक्की याफ्ता मुआशरा हो सकता है। सिर्फ आप कुछ भी ना करें, अपने सॉइल के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें। आप देखें हमारे पास पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दिन ब दिन हमारे पास चीज़ों की, अशिया की, जो खाने पीने की अशिया के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है भाई, जिसके पास भी बागात थे या लैंड्स थी या ज़मीनें थी, हम क्या कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, बेंगलोज बनेंगे भाई आजकल। तो खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि सारी ज़मीनें अगर आपने बिल्डिंग्स और जो है वो बेंगलोज बनाने में लगा दी तो एग्रीकल्चर कहाँ पर होगा। हम सॉइल के साथ बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। हमने गटर का पानी भी सॉइल के अंदर छोड़ दिया। हमें मुर्दा दफनाना है, सॉइल के अंदर डाल दो।
कोई मरी हुई चीज है जमीन के ऊपर डाल दो, एग्रीकल्चर वेस्ट है सॉइल के अंदर डाल दो। दिस इज नॉट द वे वाइज यूज ऑफ सॉइल। हम खुद ही अपनी जमीनों के बिगाड़ के जिम्मेदार हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात तो हैं, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन हमारे वो अमाल ऐसे नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि भाई अगर हम जमीनों में गटर का पानी छोड़ रहे हैं, गंदा पानी छोड़ रहे हैं, तो कल को इसी जमीन में कोई फसल लगेगी और वही फसल हम खा रहे होंगे। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो इस बात के ऊपर यहाँ पर आपका पूरा एग्रीकल्चर आके खड़ा हो जाता है कि वाइज यूज ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। इसीलिए तो बेटा ये सब्जेक्ट बनाया गया है, इसीलिए तो ये एक पूरी साइंस साइंसदानों ने तख्लीक दी है, ताकि लोग पढ़ सकें कि भाई जमीन को कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है, उसके जो वसाइल हैं या उसके जो ज़खायर हैं उनको हम किस तरीके से बेहतर बनाएं या उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि हमें एक अच्छा अमाउंट जो है वो फूड का मिले और हम मुआशरे से गुर्बत या जो भूख है उसको जो है वो एलिमिनेट करने में एक किरदार अदा कर सकें। एग्रीकल्चर इज बेसिकली द वन वे टू टेक यू आउट फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंड जो है वो फूड इनसिक्योरिटी। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। दवाइयाँ कितने दिन खाओगे? कितने दिन खा सकता है कोई बंदा जैसी दवाइयाँ? ओके, सो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सब लोगों के दिमाग में होगा कि बार बार एक चीज के ऊपर जो है वो इंसिस्ट किया जा रहा है या उस पर जोर दिया जा रहा है कि हम प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते सॉइल के अलावा। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो सॉइल से प्लांट्स को मिलती हैं और जो दूसरे मीडियम्स उसको नहीं दे पा रहे? तो मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि सॉइल्स के बेसिकली दो काम होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले तो वो उसको एंकरेज प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको एंकर करती है, प्लांट को खड़ा रखती है। अगर गिर जाएगा तो अपना काम कैसे करेगा? आप ये कहोगे कि सर हम गमले में भी पौधे लगा सकते हैं, तो गमले में कितना बड़ा पौधा होगा? उसकी एक लिमिट होगी, क्योंकि उसकी रूट्स बढ़ेंगी ही नहीं। जब उसकी रूट्स नहीं बढ़ेंगी तो वो प्लांट वहां पर स्टक हो जाएगा। और गमले में जो पौधे होते हैं उनकी एक लाइफ होती है, 6 महीने 1 साल के बाद वो सड़ जाते हैं। तो सॉइल जो सबसे बड़ा काम करती है हमारे लिए वो ये है कि ये हमारे प्लांट्स को एंकरेज करती है, वहां पर इनको एक जगह पर खड़े रखने में उनकी मदद करती है, जैसे कि पिलर कहीं पर जो है वो आपने लगा दिया है। दूसरा जो अहम काम है सॉइल का, जो जिसकी वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स भी जो प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो सॉइल के हवाले से जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सॉइल ही के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि प्लांट्स कैसे लेते हैं। तीसरी बात, पानी। ठीक है, आप ऊपर से जो है वो उसको पानी दे रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो पानी कहाँ से लेगा पौधा? हवा से तो नहीं ले सकता ना, उसको भी जमीन के अंदर जाना होता है, तब जाके वो उनकी रूट्स में से जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये तीन काम है जो सिर्फ सॉइल के अंदर ही अल्लाह ताला ने जो है वो कुदरतन एक सलाहियत रखी है, और वो वही कर सकती है। किसी और चीज में जो है वो ये ताकत नहीं है कि पौधे को खड़ा भी रखे, एंकरेज भी दे, फिर उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करे, एंड देन एट द एंड जो है वो उसको वाटर भी दे। अब ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी हम कर रहे होते हैं, ताकि जैसे हम ऊपर से पानी दे देते हैं उनको, या फिर जो है वो हम फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन करनी है आपने जमीन के अंदर ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल कि भाई सॉइल क्या है। अर्थ क्रस्ट का वो ऊपर का लूज लेयर या लूज पार्ट जिसके अंदर आप प्लांट्स को ग्रो कर सकें और वो प्लांट्स उगा सकें, लगा सकें, उसको हम जो है वो सॉइल कहते हैं। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कि जमीन किस चीज की बनी हुई है, कंपोनेंट्स क्या हैं उसके। अगर आप जमीन की तख्लीक की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है वो तीन चीजें मिलती है। थ्री मेजर कंपोनेंट्स है। ठीक है? सबसे पहला जो मेजर कंपोनेंट है वो सॉलिड्स है। ठीक है? यानी कि सख्त मादे हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखेंगे, वो है लिक्विड्स। ठीक है? लिक्विड्स का मतलब है कि भाई पानी वाली चीजें हैं इसके अंदर। और 25% जो है वो इसके अंदर क्या होता है, गैसेज होती हैं। अगर आप इस तस्वीर को देख सकें तो ये देखिए, ये आधे का आधा हमने क्या किया है, जमीन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। इसके चार हिस्से भी कर सकते थे, लेकिन 50% चूंकि सॉलिड्स हैं तो ये 50% हमने जो है वो सॉलिड्स के अंदर डाल दिया। इसमें क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। 25% जो है वो इसके अंदर एयर होती है और 25% इसके अंदर
वाटर होता है। अब ये जो निशान आपको नजर आ रहा है कि इधर भी पानी है और इधर एयर चली गई है, इसका मतलब ये है कि ये कम ज्यादा हो सकते हैं। सॉलिड्स को आप नहीं छेड़ सकते, सॉलिड्स की एक बेसिक फिक्स कंपोजिशन है, लेकिन एयर और वाटर की जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा हो सकती है। अब क्यों होती है? क्योंकि सॉइल के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। दो किस्म के पोर्स होते हैं, एक मैक्रोपोर्स होते हैं और एक माइक्रोपोर्स होते हैं। मैक्रोपोर्स जो है वो आमतौर पर पानी से भरे हुए होते हैं, और माइक्रोपोर्स जो है वो आमतौर पर हवा से भरे होते हैं। तो इनमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है। कभी कभार जब आप बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तो मैक्रोपोर्स भर जाते हैं, फिर वो माइक्रोपोर्स में भी पानी जल जाता है। तो जब मैक्रो मैक्रो और माइक्रो दोनों पोर्स के अंदर आपका पानी चला जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो, एयर जो है वो वहां से डिस्टर्ब हो जाती है। और यही वजह होती है कि जब आप किसी भी पौधे को या किसी भी चीज को ज्यादा पानी दे देते हैं तो वो जल जाता है। तो कम भी देते हैं तब भी जल जाता है, ज्यादा भी देते हैं तब भी जल जाता है। तो उसका रीजन ही यही है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एयर और वाटर का बैलेंस बना के रखा है जमीन के अंदर भी। यानी कि इनकी 25% है। कभी कभार ये होता है कि लिक्विड 30% हो जाते हैं, एयर 20% हो जाती है। कभी कभार एयर 30% हो जाती है, लिक्विड जो है वो 20% हो जाते हैं। तो इनका आपस में जो है वो, इसीलिए ये देखें, ये निशान यहाँ पर इसीलिए आया है कि थोड़ा कभी कभार एयर की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, या थोड़ी कभी कभार जो है वो वाटर की भी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो इसी वजह से जो है वो इनको कहा जाता है। अब ये जो 50% है, इन 50% में भी जो है वो दो चीजें होती हैं। एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसको आमतौर पे हम मिनरल मैटर कहते हैं, मैदनियात जिसको आप उर्दू में कहें, उसको हम कहते हैं मिनरल मैटर, जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है। और दूसरा जो सॉलिड फेज में जो चीज आती है वो होती है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि लिविंग मटेरियल। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नामियाती मादा जिसको कहा जाता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसकी तख्लीक जो जमीन आपको नजर आ रही है वो ऐसे ही बनी हुई है। ऊपर से तो आपको मिट्टी के छोटे छोटे से जो है वो पार्टिकल्स दिखने में आ रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स कैसे बने, कहाँ से आए, ये भी मैं आपको जो है वो इनकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। कि ये मिट्टी जो आपको नजर आ रही है, जो बार बार आपके मुंह पे भी लग जाती है, कपड़ों पे लग जाती है, ये आई कहाँ से आखिरकार? तो अब सॉलिड मटेरियल, अब अगर आप इसको देखें, इस अगर क्राइटेरिया को या इस ग्राफ को देखें, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सॉइल के तीन फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है सॉलिड फेज, उसके बाद आ जाता है आपका लिक्विड फेज, एंड देन आ जाता है गैसियस फेज। अब लिक्विड फेज और गैसियस फेज की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं की गई, क्योंकि पानी है, पानी की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर गैसियस फेज के अंदर एयर आ जाती है, तो एयर की भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन सॉलिड फेज के अंदर इन लोगों ने क्या किया है कि दोबारा इसको चेंज किया है। यानी कि सॉलिड फेज के अंदर कुछ चीजें और भी हैं, जिनमें आपका ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, और इनऑर्गेनिक मैटर या फिर मिनरल मैटर इसको कहा जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, तो जनरली 2 to 5% हमारी सॉइल के अंदर या नॉर्मली आपको मिलेगा, 2 to 5%। ठीक है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत कम होती है। वर्जिन सॉइल, जो नई सॉइल होती है जिसको कभी भी जो है वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होता, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर की तादाद बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो सॉइल सालों से कल्टीवेट होती आ रही हैं, वहां पर इनकी जो तादाद है वो कम है। पाकिस्तान के अंदर 0.0 में जो है वो इसकी जो है वो वैल्यूज आ रही होती है, क्योंकि हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। और इसके अंदर 45 से 48% जो है वो मिनरल मैटर मौजूद होता है। तो दिस इज बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। जो मट्टी या जमीन आपको ऐसे ही दिखने में आ रही होती है बाहर से कि भाई ये क्या बला है, तो ये वो बला है जो है, जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई हाँ, इसके अंदर 50% सॉलिड्स हैं, 25% इसके अंदर लिक्विड्स हैं, और 25% जो है वो इसके अंदर गैसेज है। अब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई है, ये एक आइडियल सॉइल की है, यानी कि एक जो आइडियल, जो जिसका आप मिसाल दे सकते हैं, एग्जाम्पलरी जो सॉइल है उसके अंदर हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मली जो आम रूटीन में सॉइल्स हम देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो ये जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत जो है वो फ्लक्चुएट हो रही होती हैं। जनरली लिक्विड्स कभी कभार जब आप इरिगेशन दे रहे होते हैं या पानी देते हैं जमीन को, तो वहां पर वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, और
गैसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन जब पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, नीचे चला जाता है या प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, तो फिर जो माइक्रोपोर्स हैं उनमें दोबारा से जो है वो एयर आके जो है वो अपनी जगह बना लेती है। अब हमें इन फेजेस को भी जो है वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि भाई सॉलिड फेज के अंदर आखिरकार क्या क्या चीजें होती हैं। सॉलिड फेज के अंदर बेसिकली दो अहम चीजें हैं जो मैं आपको बता के आया हूँ पीछे भी। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके अंदर आपके मिनरल्स आ जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने अपने कर्सर को जो है वो दिखाया है, यहाँ से अगर मुझे जो है वो मिल जाए कोई स्पॉटलाइट, कि ये जो है वो, ये जो है वो आपकी जो है वो मिनरल्स है। बेसिकली ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये आपके मिनरल्स हैं। दिस इज अ वंडरफुल क्रिएचर ऑफ द गॉड। ये खुदा की देखें कुदरत, देखें इतने हसीन किस्म के पत्थर कैसे अल्लाह ताला ने जो है वो जमीन के अंदर रखे हैं। ये होते हैं जमीनों के अंदर। हम अक्सर तौर पे कहते हैं कि भाई वो जमीनों से जो है वो मैदनियात निकलती हैं, तो यही वो मैदनियात है। अब इनके मुख्तलिफ यूजेस होते हैं। सॉइल में भी इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं। इनमें से जो है वो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है सॉलिड फेज का, वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हर सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर इनऑर्गेनिक पार्ट कम हो जाता है तो फिर वो भी सॉइल आपके किसी काम की नहीं है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है उसको हम कह रहे होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट, यानी कि जो लिविंग मटेरियल है। अब लिविंग मटेरियल में ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पर देखें एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया हुआ है, जिसके अंदर ये देखें आपको प्लांट की रूट्स भी नजर आ रही हैं, यहाँ पर स्टिक्स लगी हुई हैं और यहाँ पर ये कुछ कीड़े मकोड़े जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक पार्ट या ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर के मुकाबले में या इनऑर्गेनिक के मुकाबले में आपका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जनरली हमने बात की है कि 45 से 48% जो है वो जमीन के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। अब उस मिनरल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे मिनरल्स के पोर्शन में। और ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहला जो आ जाता है वो ह्यूमस आ जाता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर इंटर में, उनको पता होगा कि वहां पर हम जो है वो एक जो है वो जब बैक्टीरिया और फंजाई का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको एक बात पढ़ाई जाती थी कि भाई सेप्रोफाइटिक फंजाई एंड सेप्रोफाइटिक जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। अब सेप्रोफाइटिक क्या है? उनको कहा जाता है मुर्दाखोर, यानी कि वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मुर्दा चीजों के ऊपर अपनी फीडिंग करें। तो ये ह्यूमस कैसे बनता है? कभी कभार आपने ये देखा है कि इतने सारे पत्ते जो है वो जंगलों में गिर रहे होते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये? अगर कोई जानवर मर जाता है रोड पे पड़े पड़े या जमीन के टुकड़े पर या किसी कचरे के ढेर पे मरा हुआ होता है, तो ये कहाँ चला जाता है? इसको कोई बात आके ले जाती है, कोई जिन भूत पकड़ के ले जाता है, कहाँ जाता है? देखें, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक को समझें कि ये वो मटेरियल्स हैं जो लिविंग कंपाउंड से आते हैं, यानी कि जो जिंदा चीजें हैं उनके अंदर जो भी कंपाउंड्स मौजूद हैं वो ऑर्गेनिक है। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखें, हम इंसान को भी जमीन के अंदर दफनाते हैं, कोई जानवर मर जाता है उसको भी जमीन पे छोड़ देते हैं, कोई पत्ता गिर जाता है या पौधा का पूरा अगर पेड़ भी गिर जाए तो हम वो जमीन पे छोड़ देते हैं, तो वो जाता कहाँ है? क्या हो जाता है? बेसिकली होता यह है कि जब कोई भी जिंदा चीज मर जाती है तो ये सेप्रोफाइटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आके इनके ऊपर फीड करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया आता है, फिर फंजाई आता है। वो क्या करते हैं, इन जो है वो जिंदा चीजों को मुख्तलिफ कंपाउंड्स में जो है वो तोड़ते जाते हैं। सबसे पहले आपका ग्लूकोज जाएगा, फिर शुगर्स जाएंगी, देन प्रोटीन, एंड एट द एंड जब आपकी सारी डिकम्पोजिशन खत्म हो जाएगी, यानी कि उसमें से जितने भी मटेरियल्स खत्म होने थे जो डिकम्पोज कर सकते थे वो जितने भी निकल गए, तो आखिर में कोई मटेरियल बनता है जिसका उसको हम नाम देते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज अ डार्क एंड रिच मटेरियल, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल की फाइनल स्टेज है डिकम्पोजिशन की। कोई भी चीज, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़, कोई भी पौधा या कोई भी जो है वो इंसान जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसका फाइनल स्टेज है ह्यूमस।
ह्यूमस से आगे फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होती। तो हम भी ये कह रहे होते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसकी जो एक लिमिट है उसको आप मेंटेन करते हुए आए। जिस जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा उसकी फर्टिलिटी उतनी इम्प्रूव्ड होगी। तो ह्यूमस के अलावा, अब ह्यूमस मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमस कुछ भी नहीं है, ये जो मुर्दा चीजें होती हैं वो जब गल सड़ जाती हैं जमीन के अंदर तो उनका जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस भी ऑर्गेनिक मैटर में काउंट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज। रेजिड्यूज का मतलब होता है बकाया जा। कोई जानवर मर गया, उसकी हड्डियां आपने वहां पर दफना दी, तो ये क्या होगा, ये कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने जो इतनी सारी मखलूक इस जमीन के अंदर रखी है जिनका काम ही यही है, तो ये आके क्या करेंगे, ये यहाँ पर बैठ के डिकम्पोजिशन करेंगे, और जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो अल्टीमेटली ये ह्यूमस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर में हाईली डिकम्पोज्ड मटेरियल नहीं आता, लेकिन वो सारी चीजें जो ऑर्गेनिक है यानी कि जिनका ताल्लुक जिंदा चीजों से है, फिर हमारा वेस्ट मटेरियल क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए एक ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड है, और उसमें से भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये प्लांट एंड एनिमल जो रेजिड्यूज हैं, अब ये देखें, ये जो काली चीज आप देख रहे हैं ये ह्यूमस है। बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी पत्ता, कोई भी जब चीज गल सड़ जाती है तो वो काली पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी निकल गई। अब यहाँ पर जो बच गया वो कार्बन है, और जो भी चीज कार्बन रिच होगी वो काली होगी। अब इस तस्वीर को भी अगर आप गौर से समझ लें तो आपको ये पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो काला जो मटेरियल है, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये ह्यूमस है। और ये जो है ये रेजिड्यूज है, कोई पत्ता हो सकता है, कोई इसकी ब्रांच हो सकती है, या कोई इसकी रूट हो सकती है। सो ये जो जो चीजें हैं, मिनरल मैटर और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो मिलके सॉइल का सॉलिड फेज बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब टूटते हैं, अब मैं आपको बता रहा था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो जमीन प्रोवाइड करती है, तो कहाँ से करती है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही डिकम्पोज हो रहा होगा तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिलीज होके प्लांट को मिलेंगे। ये मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भी टूटते हैं, इनकी भी डिसइंटीग्रेशन डिग्रेडेशन होती है जब ये मिनरल्स टूटते हैं, क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, उसके अलावा पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो ये मिनरल्स जब टूटते हैं या इनकी जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इनमें से फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं और वो फिर प्लांट को गिजायत दी जाती है। अब यही वजह है कि सॉइल एक नेचुरल मीडियम है, क्योंकि आपको पानी के अंदर तो मिनरल्स मिलेंगे नहीं, तो आप कैसे वहां पर पौधे लगाएंगे। देखिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ से आते हैं, इन दोनों चीजों से आते हैं। बाकी तो वाटर है, वो वाटर तो उसकी जाहिर सी बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि पौधे को मिल रही होती है। तो ये है आपका सॉलिड फेज। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को समराइज करूं तो सॉलिड फेज के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और दूसरा ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है गैर नामियाती, और ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल लफ्जों में होता है और नामियाती। नामियाती का ताल्लुक लिविंग मटेरियल से है, इंसानों से है, पौधों से है, जानवरों से है, या जो भी चीज जो जिंदा होती है उसकी बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और इनऑर्गेनिक नेचुरल। कभी कभार इनमें से जो चीजें निकलती हैं वो आपस में एक रैंडमली मिल जाएं तब भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो ये भी जो है वो एक पाथवे है। अब इसके बाद जो दूसरा फेज हमने पढ़ना है सॉइल का, वो है इसका लिक्विड फेज, कि आखिरकार इसका लिक्विड फेज जो है वो क्या होता है। लिक्विड फेज को आमतौर पे हम सॉइल सोल्यूशन भी जो है वो बोलते हैं, कि भाई ये सॉइल सोल्यूशन है। कोई भी चीज अगर किसी चीज में डिजोल्व की जाए तो उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। तो अगर हम सॉइल सोल्यूशन बना बोल रहे हैं किसी चीज को, कि सॉइल सोल्यूशन क्या है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एक शरबत है, तो शरबत में आपको क्या मिलेगा, शरबत में सबसे पहले आप पानी लेंगे, उसमें चीनी डिजोल्व करेंगे, और उसके बाद शरबत जो है वो डाल के सॉरी, और उसको जो है वो आप मिला देंगे, तो ये एक सोल्यूशन बन गया जो शरबत चीनी और पानी का है। तो सॉइल सोल्यूशन भाई क्या से आ गया, सॉइल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलती हैं। बेसिकली सॉइल सॉल्यूशन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जमीन के अंदर जो लिक्विड फेज है या जमीन के अंदर जो मौजूद पानी है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स को चाहिए। प्लांट देखें, अब रूट के पास पाँव तो नहीं है,
या प्लांट चल फिर तो नहीं सकता कि भाई उसको पता हो कि भाई 50 फुट नीचे जो है वो ऑक्सीजन पड़ी हुई है या नाइट्रोजन पड़ी हुई है, भाई चलो 50 फुट नीचे चलो। या उसके पास, बेचारे के पास ट्यूबवेल तो नहीं है या बोर होल तो नहीं है कि भाई यहाँ बोर करके जो है वो नीचे चला जाएगा। बेसिकली जमीन को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई पानी जो है, पानी वो भी प्रोवाइड करना जमीन का काम है। अब आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड में बताया कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो मिनरल्स हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो वहां से क्या निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। अब आप ये देखें, इस तस्वीर को आप देखें, इसका टाइटल ही है मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। बेसिकली अगर आप इसकी मिसाल लें तो ये हो सकता है कि कोई मिनरल है या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये जो आपको कलरफुल बॉल्स नजर आ रहे हैं ये इसके न्यूट्रिएंट्स हैं। जब फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी ये टूटेगा, टूटेगा तो ये आप देखें ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो, सॉरी, ये न्यूट्रिएंट्स आप देखें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फिर क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब ये रूट यहाँ पर है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस चीज को यहाँ से माइनस कर दें तो यहाँ तक रूट कैसे पहुंचेगी, नहीं पहुंच सकती। रूट्स की भी एक लिमिट है, अल्लाह ताला ने उनको भी इतना नहीं कहा कि हाँ भाई आप 7 जमीन नीचे जा सकती है प्लांट की रूट, ऐसे नहीं है। उनकी एक एक मखसूस डेप्थ है, अगर उसके सीधे नीचे जाना चाहें भी तो नहीं जा सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बताया कि सॉइल सोल्यूशन में क्या हो जाता है कि ये आपके न्यूट्रिएंट्स जब यहाँ आए तो पानी तो यहाँ पर मौजूद है, अब ये न्यूट्रिएंट्स आ गए यहाँ पर। अब आप ये देखें कि ये एक बैठा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए आपके सॉइल सोल्यूशन में। तो रूट्स क्या करेंगी, रूट्स पानी तो एब्जॉर्ब कर रही हैं, पानी तो वो सक करेंगी ना जमीन से। जब वो पानी सक कर रही हैं तो इस पानी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्लांट्स की रूट्स में आ जाती है। तो लिक्विड फेज का जो बेसिक काम है वो वहां पर न्यूट्रिएंट्स का जखायर था। अगर आप सॉलिड फेज को देखें तो ये न्यूट्रिएंट के जखायर है, इनमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के बाहर आते हैं, और चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो या चाहे इनऑर्गेनिक मैटर हो या मिनरल्स हो। मिनरल्स वाले जो हैं वो बहुत टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट होते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड होता है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो जब इनमें से न्यूट्रिएंट्स निकले तो कहाँ जाएंगे, जमीन में बैठ तो नहीं जाएंगे मजे से, वो फिर आ जाते हैं सॉइल सोल्यूशन में, जिसको हम लिक्विड फेज कहते हैं, या जो अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है। अब पौधा क्या करेगा, जब अपनी रूट्स से, ये जो इसकी रूट्स हैं, यहाँ से जब ये जो है वो पानी जो है वो ले रहा है, तो ये यहाँ पर क्या कर लेता है, ये पानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई लिक्विड फेज जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए। न्यूट्रिएंट्स इसको खिलाए नहीं जाते, इसके पास मुंह नहीं है कि इसको निवाला खिलाया जाए कि भाई ये लो खा लो, नहीं। रूट्स के दो काम होते हैं, रूट्स एक तो प्लांट को होल्ड करके खड़ी होती हैं आपकी जमीन के अंदर, और दूसरा वो जब पानी एब्जॉर्ब कर रही होती है या दूसरी चीजें वहां से जमीन से सक कर रही होती है, उसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो आपके वहां पर आ जाते हैं। जैसे हमने सॉलिड फेज में पढ़ा कि सॉलिड फेज के अंदर जो है वो आपको बेसिकली दो चीजें मिलती हैं जिसमें आपकी जो है वो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी होता है लिक्विड फेज के अंदर, और उसके अंदर ये हल पजीर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या अदर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं जो कि आपके पानी के अंदर डिजॉल्व्ड होते हैं। सो बेसिकली लिक्विड फेज क्या है, लिक्विड फेज उस पानी का नाम है जो आपकी जमीन के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, आपको भी चाहिए, इसी वजह से तो आप खाना खा रहे होते हैं। आप में जो भी इंसान है वो खाना खाता क्यों है, वो खाना इसीलिए ही खाता है ताकि उसको एनर्जी मिले, और वह एनर्जी हमें उन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है जो कि हमें हमारी बॉडी